आदाब, सलाम मसनून व्यूवर्स, मोहतरम नाजरीन, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहरीर से आप सभी का खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर सीटेट में गुज़िश्ता साल में पूछे गए उर्दू पेडागोजी के सवालात को हल कराया जाता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक नया वीडियो आपके सामने पेश है, जिसमें गुज़िश्ता सालों में पूछे गए सवालात को वज़ाहती अंदाज़ में पेश करने की कोशिश की गई है। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो सवाल है कि माना को वाज़े करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है। यानी सवाल पूछा गया है कि माना को वज़ाहती अंदाज़ में पेश करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, लफ्ज़ों की तवज़ीह करें, यानी एक एक जो लफ्ज़ है आप उसकी वजाहत करें, या लुगात से देखकर बताएं, यानी किसी माने को वाज़ेह तौर पर बयान करना है तो उसको आप लुगात से यानी डिक्शनरी से देख करके बताएं। तीसरा ऑप्शन है, लफ्ज़ों की तवज़ीह के लिए मुख्तलिफ़ जुमलों का इस्तेमाल करें, यानी किसी लफ्ज़ को आप वजाहती अंदाज़ में पेश करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ जुमलों का इस्तेमाल करके उसको आप वाज़ेह करें। चौथा ऑप्शन है कि तलबा को पूरा मौका फ़राहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके माना बताए। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सवाल था कि माना को वाज़ेह करने के बेहतरीन तरीका क्या है। तो सिर्फ लफ्ज़ों की तवज़ीह से माना को बेहतर तरीके से वाज़ेह नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका होगा नहीं। लुगात को देख करके बताएं, यानी डिक्शनरी को देख करके बताएं, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि लफ्ज़ों की तवज़ीह के लिए मुख्तलिफ़ जुमलों का इस्तेमाल करें, लफ्ज़ों की तवज़ीह के लिए मुख्तलिफ़ जुमलों का इस्तेमाल करें। अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि तलबा को पूरा मौका फ़राहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके माना बताए। तो यहाँ पर तीसरे से बेहतर जो है वो चौथा कह रहा है कि यानी तलबा को पूरा मौका फ़राहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके माना बताए, यानी जुमलों में इस्तेमाल करें फिर उसके बाद माना को वो वज़ाहती अंदाज़ में पेश करें। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ज़ुबान की आमोज़िश में तरग़ीब की ख़ुसूसी अहमियत है। तरग़ीब मतलब होता है प्रोत्साहन देना। तो ज़ुबान की आमोज़िश में तरग़ीब की ख़ुसूसी अहमियत है। जमात हफ्तुम मतलब यानी सातवीं क्लास की बात कही जा रही है। तो ज़ुबान की आमोज़िश में तरग़ीब की ख़ुसूसी अहमियत है। जमात हफ्तुम में तरग़ीब के लिए क्या किया जा सकता है, यानी 7वीं जमात में कोई बच्चा है उसको प्रोत्साहन के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे ज़ुबान की आमोज़िश के लिए। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, रटवाना और ज़रूरी ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल, क़वायद का मुनज़्ज़म तज़्ज़िया और इस्तेमाल, बसरी ज़राए और खेल जैसी सरगर्मियों का इस्तेमाल, किसी ख़ास इक़्तिबास का भरपूर मश्क़। जैसा कि मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि अगर आप कुछ अहम की पॉइंट्स को आप गौर से देखेंगे सवाल में तो उसके ज़रिए से भी आपको जवाब बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। तो इसमें एक लफ्ज़ कहा जा रहा है पहले ऑप्शन में रटवाना, ये तो गलत हो गया। इसी तरीके से देख लीजिए आप चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है किसी ख़ास इक़्तिबास का भरपूर मश्क़। सिर्फ भरपूर मश्क़ से तो होगा नहीं, तो ये चौथा भी ऑप्शन आपका गलत नज़र आ रहा है। अब दूसरे और तीसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, क़वायद का मुनज़्ज़म तज़्ज़िया और इस्तेमाल। यहाँ बात कही जा रही है ज़ुबान की आमोज़िश। ज़ुबान की आमोज़िश में ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ आप क़वायद का मुनज़्ज़म तरीके से तज़्ज़िया कर लें और उसका इस्तेमाल करें, इसके ज़रिए से बच्चों में प्रोत्साहन नहीं होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो बच रहा है तीसरा, यानी बसरी ज़राए और खेल जैसी सरगर्मियों, यानी ऐसे ज़राए का इस्तेमाल करना जो देख करके बच्चों को हासिल हो, यानी देखने से वो चीज़ें सीखें, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो विजुअल हो, यानी जिसको देख करके बच्चे सीखें। और खेल जैसी सरगर्मियों का जब इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों में जो ज़ुबान सीखने का अमल है उसमें उनके अंदर प्रोत्साहन पैदा होगा, वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि बच्चा पहली ज़ुबान सीखता है। देखिए सवाल को गौर से देखिएगा, बच्चा पहली ज़ुबान सीखता है। ऑप्शन दिया हुआ है निजी ट्यूशन वाले माहौल में, दूसरा है रस्मी माहौल में, तीसरा है फितरी माहौल में, चौथा है स्कूली माहौल में। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो स्कूल और फितरी माहौल को एक जैसा ही समझते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं।
यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चा पहली ज़ुबान सीखता है, यानी आपके घर में छोटा सा बच्चा है, मम्मी पापा अब्बू चाचा जो कुछ भी कहता है वो कहाँ सीखता है। तो पहले ऑप्शन में है निजी ट्यूशन वाले माहौल में, ये तो हो नहीं सकता है। रस्मी माहौल में, भाई रस्मी माहौल में बच्चा पहली ज़ुबान कैसे सीखेगा, रस्मी माहौल तो उसको स्कूल में जाने के बाद मिलता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बच रहा है स्कूली माहौल, फितरी माहौल। स्कूली माहौल भी रस्मी माहौल ही होता है, तो यहाँ पर आपको सीधा सा जवाब मिल गया, यानी फितरी माहौल में बच्चा पहली ज़ुबान सीखता है, यानी घर पर रह कर के अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्ताना माहौल में या अपने माँ बाप के पास रह कर के वो फितरी माहौल में बच्चा पहली ज़ुबान सीखता है। तो इस तरीके से इस सवाल का सही जवाब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि शमूलियाती तालीम से क्या मुराद है। शमूलियाती तालीम, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक ऐसा तालीम जहाँ पर हर तरह के बच्चों को एक साथ एक ही कमरे जमात में तालीम के मौके फराहम किए जाते हैं, उसी को हम शमूलियाती तालीम कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसा तालीमी निज़ाम जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के बच्चों को एक ही कमरे जमात में बग़ैर किसी भेदभाव के एक साथ पढ़ाना। दूसरा, माज़ूर बच्चों के लिए अलग से क्लास रूम का इंतज़ाम करना। तीसरा है खुसूसी बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देना। चौथा है हर किस्म के ज़ुबान सीखने वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना। तो जैसा कि मैंने शुरू ही में बता दिया कि शमूलियाती तालीम किसे कहते हैं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा तालीमी निज़ाम जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के बच्चों को, यानी ख्वाह वो माज़ूर हों या ज़हनी तौर पर माज़ूर हों या जिस्मानी तौर पर माज़ूर हों या फिर माशी तौर पर माज़ूर हों या समाजी तबके से पसमानदा हों, ऐसी सूरत हाल में तमाम किस्म के बच्चों को एक ही कमरे जमात में बग़ैर किसी भेदभाव के तालीम के मौके फ़राहम करना ही शमूलियाती तालीम कहलाता है। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है कि ज़ुबान की आमोजिश में गलतियाँ क्या होती हैं, यानी भाषा अधिगम में जो गलतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आमोजिश में माने यानी अधिगम में रोक पैदा करती हैं, या आमोजिश पर गलतियां दुरुस्त करने के बोझ में इजाफा का आमोजगारों पर गलतियां दुरुस्त करने के बोझ में इजाफा का बाइस, यानी जो लर्नर्स हैं वो जो गलतियां कर रहे हैं फिर उसको वो दुरुस्त करने में उनके लिए वो बोझ बन जाता है, या ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है आमोजगारों को मनफी तक़वियत रसाई का सबब, यानी लर्नर्स ने जो गलतियाँ की हैं वो उनको निगेटिविटी पैदा करती है उनके अंदर, क्या ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन है आमोजिश में मुआविन, यानी ये जो गलतियाँ होती हैं वो अधिगम में मुआविन यानी मददगार साबित होती हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि बच्चों से जो गलतियाँ होती हैं वो निगेटिविटी नहीं फैलाती हैं, ना ही उनके लिए वो नुकसानदेह होती हैं, बल्कि उनके लिए वो फ़ायदेमंद होती हैं और उनके लिए सीखने में वो मददगार होती हैं। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आमोजिश में गलतियाँ जो होती हैं ज़ुबान की आमोजिश में वो आमोजिश में मुआविन होती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ज़ुबान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पर दो लफ्ज़ आया हुआ है, आमोजिश और हुसूल। आमोजिश कहते हैं अधिगम को और हुसूल कहते हैं अर्जन को। ऑप्शन दिया हुआ है कि आमोजिश और हुसूल दोनों फितरी अमल हैं, यानी अधिगम और अर्जन ये दोनों फितरी अमल हैं। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है आमोजिश और हुसूल दोनों दानिस्ता अमल हैं। तीसरे में कह रहा है आमोजिश दानिस्ता और हुसूल फितरी अमल है। इसी तरीके से चौथे में कह रहा है कि हुसूल जो है यानी जो अर्जन है वो दानिस्ता है और अधिगम जो है आमोजिश जो है वो फितरी अमल है। तो आप लोगों को ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो आमोजिश यानी जो अधिगम होता है वो स्कूली माहौल में ख़ास तौर पर होता है, और जो अर्जन होता है वो बच्चा अपने आस पड़ोस में रहकर अपने वालिदैन से, माँ बाप से, भाइयों से, अपने घर पर रहकर ये फितरी तौर पर सीखता है। बरखिलाफ़ आमोजिश यानी अधिगम के तो वो दानिश्ता तौर पर होती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आमोजिश और हुसूल दोनों फितरी अमल है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो ये हुसूल होता है यानी अर्जन होता है ये फितरी अमल होता है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि आमोजिश यानी अधिगम और हुसूल यानी अर्जन ये दोनों दानिस्ता अमल है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आमोजिश जो है वो दानिस्ता अमल है और हुसूल जो है ये फितरी अमल है। इसी तरीके से कह रहा है कि हुसूल दानिस्ता और आमोजिश फितरी अमल है, ये उल्टा कह दिया। इसमें कह रहा है तीसरे ऑप्शन में कि आमोजिश ये दानिस्ता अमल है और हुसूल जो है यानी अर्जन जो है ये फितरी अमल है।
تو اس طریقے سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ آپ کا جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3، یعنی آموزش، دانستہ اور حصول یعنی ارجن جو ہے یہ فطری عمل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے طلباء کو چکنی مٹی سے کھیلنے کے مواقع دینا کس طرح سے کارگر ہے؟ ٹھیک، اب دیکھیے یہاں پر آپشن دیکھیے، طلباء کو چکنی مٹی سے کھیلنے کے مواقع دینا کس طرح سے کارگر ہے۔ آپ نے دو چیزیں پڑھی ہوں گی، ایک فائن موٹر اسکل، ایک گراس موٹر اسکل۔ فائن موٹر اسکل میں آپ کے جسم کے اجزاء کے چھوٹے چھوٹے جو جز ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اسی کو ہم فائن موٹر اسکل کہتے ہیں۔ گراس موٹر اسکل میں جو جسم کے بڑے اجزاء ہیں ان کا حرکت میں لانا وہ گراس موٹر اسکل کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر پوچھ رہا ہے طلباء کو چکنی مٹی سے کھیلنے کے مواقع دینا کس طرح سے کارگر ہے۔ آپشن دیا ہوا ہے حرکی مہارت بالخصوص انگلیوں اور انگوٹھے کی نشو و نما، دوسرا آپشن ہے بلا مقصد کھیل کو فروغ دینا، تیسرا ہے انہیں خوش و خرم رکھنے کی میں، چوتھا ہے پریشانیوں کو نظر انداز کرنے میں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ سی بی ایس ای والے کچھ ایسا آپشن دیتے ہی ہیں کہ آپ اگر غور سے اس آپشن کو پڑھیں گے تو جواب خود بخود نکل کر سامنے آ جائے گا۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو آپ کا فائن موٹر اسکل ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں جیسے انگلیاں ہو گئی، ان چیزوں کے استعمال کرنے کو ہی ہم فائن موٹر اسکل کے زمرے میں لاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے طلباء کو چکنی مٹی سے کھیلنے کے مواقع دینا، تو یہ کس طرح سے کارگر ہے؟ تو حرکی مہارت یعنی فائن موٹر اسکل بالخصوص انگلیوں اور انگوٹھوں کی نشو و نما کرنا، بلا مقصد کھیل کو فروغ دینا یہ نہیں ہو سکتا ہے، انہیں خوش و خرم رکھنا یہ تو مقصد نہیں ہے، پریشانیوں کو نظر انداز کرنے میں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ سوال جو ہے اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا یعنی فائن موٹر اسکل طلباء کی حرکی مہارتوں بالخصوص انگلیوں اور انگوٹھوں کی نشو و نما کرنا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا طریقہ مثال سے اصول کی طرف نظریہ پر مبنی ہے، یعنی کون سا ایسا طریقہ ہے جو آگمناتمک ودھی کی طرف جاتا ہے۔ پہلا ہے استقرائی طریقہ، دوسرا ہے استخراجی طریقہ، تیسرا ہے واقعاتی طریقہ، چوتھا ہے مظاہراتی طریقہ۔ یہاں پر پوچھ رہا ہے یعنی کون سا ایسا طریقہ ہے کہ مثال سے اصول کی طرف جایا جا رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے، پہلے مثالیں دی جا رہی ہیں، اس کی یہ خصوصیات، چھاؤں دینا، پھر اس کے پھل دینا، یہ وہ خصوصیات بتا کر کے پھر آپ کو حقیقی چیز کی طرف لایا جا رہا ہے۔ تو مثال سے اصول کی طرف لانا اسی کو ہم کہتے ہیں آگمناتمک ودھی، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے استقرائی طریقہ۔ استخراجی طریقہ کہتے ہیں یعنی پہلے آپ اصول بتائیں گے پھر اس کے بعد آپ مثال دیں گے۔ واقعاتی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس میں آپ واقعہ کے انداز میں چیزوں کو بتاتے ہیں۔ مظاہراتی طریقہ جیسا کہ آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں یہ مظاہراتی طریقہ میں بھی آ سکتا ہے۔ کسی چیز کو ہمیں دکھانا ہے، ندی، جھیل، جھرنا وغیرہ پڑھانا ہے جغرافی وغیرہ میں، تو اگر پہلے ہم جھرنا، پہاڑ، ندی وغیرہ کو دکھا کر کے پھر چیزوں کو پڑھاتے ہیں تو اسی صورتحال میں اس کو ہم مظاہراتی طریقہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا واقعاتی طریقہ کسی چیز کو بتانا ہے تو واقعے کے انداز میں پیش کرنا۔ استخراجی طریقہ یعنی پہلے اصول بتائیں گے پھر اس کے بعد ہم مثال بیان کریں گے، تو یعنی جس کو ہم آگمناتمک ودھی کہتے ہیں اردو میں اسی کو ہم استقرائی طریقہ کہتے ہیں، مثال سے اصول کی طرف نظریہ پر مبنی۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ آپ کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے زبان سیکھنے کے لیے لازم ہے۔ دیکھیے زبان سیکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا آپشن ہے ترغیب دینا، دوسرا ہے قواعد کا علم، تیسرا ہے الفاظ معنی یاد کرانا، چوتھا ہے کہانیاں پڑھوانا۔ یہاں پر ایک لفظ ہے ترغیب دینا۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے پروتساہن دینا۔ تو زبان سیکھنے کے لیے کیا لازم ہے؟ زبان سیکھنے کے لیے قواعد کا علم یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، الفاظ معنی یاد کرانا، صرف الفاظ معنی یاد کرانے سے زبان میں آپ مہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کہانیاں پڑھانے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ترغیب دینا یعنی پروتساہن دینا۔ تو یہ زبان سیکھنے کے لیے سب سے لازم جز ہے پروتساہن دینا یعنی ترغیب دینا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جب چھوٹے بچوں کے سبق میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے، یعنی جب چھوٹے بچوں کو سبق میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے تو معلم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپشن دیا ہوا ہے کہانی سنائے یا دلچسپ سرگرمی کرائے، انہیں کچھ دیر خاموش بیٹھنے کے لیے کہے یا انہیں باہر جانے اور کھیلنے کی اجازت دے، انہیں سبق کو یاد کرنے کے لیے کہے۔
देखिए ऑप्शन को आप गौर से अगर देखेंगे जवाब खुद ब खुद निकल कर आएगा कि जब छोटे बच्चों के सबक में दिलचस्पी कम होने लगती है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। यानी आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब दिलचस्पी कम लेने लगे हैं, तो आप क्या मेथड अपनाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि उन्हें सबक को याद करने के लिए कहें। ये तो गलत हो सकता है, गलत है ये इसलिए गलत है कि भाई अभी सबक में दिलचस्पी कम हो रही है, फिर आप उन्हें सबक याद करने के लिए कहेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 तो हो नहीं सकता। ठीक, अब उन्हें बाहर जाने और खेलने की इजाज़त दें। ठीक, उन्हें कुछ देर खामोश बैठने के लिए कहें, कहानी सुनाएं या दिलचस्प सरगर्मी करें। देखिए उन्हें बाहर जाने और खेलने की इजाज़त की बात अगर आप कहेंगे तो किसी सूरत में बच्चे कभी भी पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, हमेशा वो यही चाहेंगे कि वो बाहर जाएं और खेला कूदा करें, तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें कुछ देर खामोश बैठने के लिए कहें, अगर बच्चे कभी खामोश बैठ ही नहीं सकते हैं तो ये भी तरीका अच्छा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास सीधे निकल कर आ गया, आप नहीं ढूंढते रहे, आपका हाँ निकल कर सामने आ गया, यानी कहानी सुनाए और दिलचस्प सरगर्मी कराएं। तो इसी तरीके से जब बच्चे छोटे बच्चे हैं सबक में दिलचस्पी कम करने लगे, यानी दिलचस्पी का मुजाहरा ना हो उनसे, तो इसी सूरत में मौलम को चाहिए कि उन्हें कहानी सुनाए या दिलचस्प कोई सरगर्मी कराए, कोई एक्टिविटीज़ कराए, उसके ज़रिए से आप इस मेथड को अपना करके फिर से बच्चों में एक नई ताज़गी पैदा करके फिर से आप अपने सबक पर आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने ख़यालात को कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखें और इम्तिहान की बेहतर तरीके से तैयारी करें।